हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीएम स्टडी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की बायोलॉजी और चैप्टर फर्स्ट। तो चैप्टर फर्स्ट है जीव जगत, जीवों का जगत, सजीवों का जगत। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीव का अध्ययन कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत किया जाता है। तो सब्जेक्ट तो आपके सामने लिखा हुआ है, बायोलॉजी। तो जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में किया जाता है। बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान, जीवों से संबंधित समस्त क्रियाओं का, उनकी संरचनाओं का, इनका सबका अध्ययन बायोलॉजी में किया जाता है। तो बायोलॉजी जो शब्द है ये ग्रीक शब्द बायोस और लॉजिया, बायोस और लॉजिया, इन दो शब्दों से मिलकर के बायोलॉजी शब्द बना हुआ है। ठीक है, यानी कि जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी। और इसकी दो शाखाएं होती हैं, मुख्य दो शाखाएं। ठीक है, वैसे तो काफ़ी शाखाओं में हम इसे बांट सकते हैं, लेकिन मुख्य शाखाओं की बात करें तो दो होती हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, क्या कहेंगे इसे, जूलॉजी। और वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। तो ये दो मुख्य शाखाएं होती हैं बायोलॉजी की। ठीक है, जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं कौन कौन सी देखी हमने, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, जंतुओं का। किसका अध्ययन करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करेंगे। जंतुओं के बारे में सब कुछ अध्ययन करते हैं कि भाई उनका नामकरण कैसे होता है, कहाँ रहते हैं, क्या क्या क्रिया करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब अध्ययन करते हैं। और इनमें अध्ययन किया जाता है वनस्पति यानी पादपों का, पादपों के बारे में सारी जानकारी ग्रहण करते हैं। अब और बेसिक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु क्या कहलाते हैं, जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक। तो इन्होंने जो है जीवों के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया था, तो ये जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं। और साथ में इनको जंतु विज्ञान का भी जनक कहते हैं। जंतुओं का अध्ययन किया था इन्होंने, तो जंतु विज्ञान का जनक भी किसे कहते हैं, अरस्तु को कहा जाता है। एक साइंटिस्ट और हैं, थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को कहते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक। क्यों कहते हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि इन्होंने वनस्पति के बारे में पहले अध्ययन किया था, तो इन्हें कहते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक। ठीक है, तो ये तो बेसिक बातें हुई कि जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि बायोलॉजी में किया जाता है। और बायोलॉजी शब्द है बायोस और लॉजिया, इन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि इसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, सभी सजीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, सजीव में आते हैं जंतु और वनस्पति। तो जंतु का अध्ययन किस में करेंगे, जंतु विज्ञान जूलॉजी में, और वनस्पति का अध्ययन करेंगे वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी में। तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा गया, अरस्तु को, और जंतु विज्ञान का जनक भी किसे कहते हैं, अरस्तु को। थियोफ्रास्टस, इन्हें कहते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक। अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर, ठीक है, यानी कि चैप्टर पर, जिसका नाम है जीव जगत, जीवों का जगत। तो जीव किसे कहेंगे, ठीक है, समस्त जीव सजीवों को ही क्या कहते हैं, जीव कहा जाता है। अब सजीव क्या होते हैं,
ऐसे कौन से लक्षण हैं सजीवों में जिसके कारण वो सजीव माने जाते हैं? ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं उनमें होती हैं कि उनको सजीव कहें? तो हम देखेंगे अब सजीवों के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो हम बात करते हैं कि भाई सजीवों में यानी कि जीवों में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए। तो सजीवता के लक्षण, सजीव में कौन कौन से लक्षण होंगे जिसके कारण हम उसे सजीव कह सकते हैं? तो सभी सजीवों की बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम पादपों, इसमें पादप भी आ गए, जंतु भी आ गए, सूक्ष्म जीव से लेकर और बड़े से बड़े जीव की बात हम कर रहे हैं। तो कौन कौन से लक्षण हैं जीवों के? तो जीवों में लक्षण होता है गति। सभी जीव गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो किस लिए करते हैं? बात करते हैं जंतुओं की। तो जंतु जो है आवास हेतु, भोजन हेतु, प्रजनन हेतु गति करते हैं। आवास बदलना हो, अनुकूल परिस्थितियों में जाना हो तो वो गति करेंगे और अनुकूल वातावरण में, अनुकूल आवास में जाकर के रहेंगे। भोजन नहीं मिल रहा तो भोजन की तलाश में गति करेंगे, इधर उधर घूमेंगे ताकि उनको भोजन प्राप्त हो सके। प्रजनन के लिए, प्रजनन हेतु साथी की तलाश में वो इधर उधर गति करते हैं। जंतुओं की बात कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि क्या पादप भी गति करते हैं? पादपों में भी गति होती है क्या? तो आप कहोगे हमने तो पादपों को चलते हुए देखा ही नहीं, जहाँ उगे हुए हैं वहीं रहते हैं ये तो। हाँ, तो सही भी बात है, जहाँ है वहीं रहते हैं, लेकिन गति तो पाई जाती है पादपों में। गति कैसे पाई जाती है? तो आप देखते हो कि पादप का जो वायवीय भाग होता है, कौन सा भाग होता है? वायवीय भाग। वो भाग हमेशा किसकी ओर गति करता है? सूर्य की ओर, प्रकाश की ओर। और जो जड़ें होती हैं वो हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल की ओर, कौन से बल की ओर? गुरुत्वाकर्षण बल की ओर गति करती हैं। या फिर कभी ऐसे करना कि किसी पादप के तने को नीचे से तोड़ना। जैसे ये पादप का तना है और यहाँ से हमने इसको तोड़ दिया तो वो नीचे गिर जाएगा, और फिर कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि ये किस तरफ उठ जाता है? ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो ये गति हुई, किस दिशा में गति कर रहा है? प्रकाश की दिशा में गति कर रहा है। तो पादपों में गति होती है। या फिर इसका एक तरीका और है कि किसी बंद कमरे में खुली खिड़की के पास गमले में लगा हुआ एक पादप रख दीजिए। ठीक है, गमले में लगा एक पादप आप रखोगे तो कुछ दिनों बाद देखोगे कि पादप का जो झुकाव है वो किस दिशा में हो जाएगा? खिड़की की ओर, यानी खिड़की से आने वाले प्रकाश की ओर उसका क्या हो जाएगा? उसका झुकाव हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पादप जो हैं वो गति करते हैं। क्या करते हैं? गति करते हैं। तो इस गति को भी थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं। जैसे तना यानी कि पादप का वायवीय भाग किस दिशा में गति कर रहा है? प्रकाश की दिशा में, प्रकाश की ओर। इस गति को कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन। चाहे तो हम इसमें धनात्मक शब्द भी जोड़ सकते हैं, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन गति, यानी कि प्रकाश की दिशा में गति। इसी को दूसरा नाम दे सकते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति, गुरुत्वानुवर्तन या गुरुत्वानुवर्ती गति। मतलब तना जो है वो प्रकाश की दिशा में तो गति कर रहा है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में जा रहा है। गुरुत्वाकर्षण कहाँ है? ज़्यादा नीचे, और ये जा रहा है गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट,
इसलिए इस गति को क्या कह सकते हैं? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तनी या गुरुत्वानुवर्ती गति। बात करते हैं अब जड़ की या मूल की। मूल किस दिशा में जाती हैं? गुरुत्वानुवर्तन या गुरुत्वीय बल की दिशा में। और गुरुत्वीय बल किस में होता है? मृदा में, यानी कि भूमि में। उस दिशा में ये जा रही है, यानी कि नीचे की ओर गति कर रही है। इस गति को तो कहते हैं धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति। गुरुत्वानुवर्ती गति, क्योंकि धनात्मक गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में ही जा रही हैं, जबकि ये जाती हैं प्रकाश के विपरीत दिशा में। प्रकाश है ऊपर की ओर, ये जा रही हैं प्रकाश के अपोजिट नीचे की ओर। तो इस गति का दूसरा नाम क्या हो सकता है? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती गति। तो गति सब में होती है, चाहे से वो जंतु हों चाहे से पादप हों, सब में गति पाई जाती है। तो इसके जो हैं उदाहरण मैंने आपको बताए, पादप कैसे कैसे गति करता है। तो सजीवों का पहला लक्षण यही है कि वो गति करते हैं, अपने आप गति करते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है। क्या कभी आपने किसी पत्थर को अपने आप गति करते देखा है? किसी स्टूल को, किसी टेबल को अपने आप गति करते देखा है? घर को चलते हुए देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये निर्जीव है, सजीव है ही नहीं। अगर सजीव होते तो हमारी तरह गति करते, जैसे मैं गति कर रहा हूँ। तो इसका प्रूफ हो गया कि मैं सजीव हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं गति कर रहा हूँ। और गति किसी रीजन से होती है। अब आप कहोगे कि सर आप तो यूं ही घूम रहे हो, तो मैं कहूँगा ये सिर्फ बताने के लिए है, आपको एक एग्जाम्पल है कि गति ऐसे होती है, ठीक है, वरना तो गति जो है हम कोई रीजन से ही करते हैं। दूसरा क्या लक्षण होगा सजीवों का? दूसरा लक्षण होता है श्वसन, रेस्पिरेशन। सांस लेना, श्वास लेना। सभी को पता है कि श्वास लेते हैं तो कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन गैस हम ग्रहण करेंगे। और कौन सी छोड़ेंगे? CO2 गैस का उत्सर्जन करेंगे। ठीक है, कौन सी गैस लेते हैं भाई? O2, और CO2 छोड़ते हैं। तो जो भी जीव ऐसा करते हैं वो सब सजीव हैं। तो जंतुओं के बारे में आपको पता है, हम लेते हैं। पादप भी ऑक्सीजन लेते हैं क्या और CO2 छोड़ते हैं? तो आप कहोगे सर हमने तो सुना है कि पादप जो हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और उस ऑक्सीजन को हम ले लेते हैं। ये बात भी सही है कि पादप ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन वो कब छोड़ते हैं? जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तब छोड़ते हैं। लेकिन पादप भी श्वसन क्रिया करते हैं, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये चलो आज तक आपने ये पढ़ा कि ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं और CO2 ही क्यों निकलती है? ये भी कभी सोचा हो आपने? तो ऑक्सीजन क्यों लेते हैं इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। भाई हम भोजन करते हैं सभी, ठीक है, और सबको पता है कि भोजन क्यों करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ऊर्जा क्यों चाहिए? काम करने के लिए, ठीक है, जीवित रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए। अब ऑक्सीजन की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है? तो हम जो भी भोजन करते हैं उसका पाचन होता है और वो बदल जाता है ग्लूकोज में, C6H12O6 में बदल जाता है। अब क्या होगा? अभी हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हुई है, पाचन करने से ऊर्जा प्राप्त नहीं हो जाती है, अभी तो ऑक्सीकरण होना बाकी है। और वो ऑक्सीकरण कहाँ होगा? जब ये पचा हुआ भोजन ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंच जाएगा, तब इसका ऑक्सीकरण होगा। हम ग्रहण करेंगे ऑक्सीजन O2 जो जुड़ेगी ग्लूकोज से, और क्या क्या बनेगा? CO2 गैस बनेगी, जल बनेगा और प्लस में बनेगी ऊर्जा, जिसके लिए हमने भोजन किया था। ये ऊर्जा कब बनेगी? जब इस ग्लूकोज से कौन जुड़ेगी? ऑक्सीजन।
इस क्रिया को कहते हैं भोजन का ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? भोजन का ऑक्सीकरण। तो भैया भोजन खाने से ही कुछ नहीं होता, उसका ऑक्सीकरण होगा ना, तभी हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। तो पाचन से बन जाता है भोजन, ग्लूकोज में बदल जाएगा, फिर हम जब ऑक्सीजन लेंगे तो वो ऑक्सीजन जाके जुड़ेगी ग्लूकोज से और हमें क्या बना के देगी? ऊर्जा। ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में इकट्ठी हो जाती है और जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है हम माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा लेते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। और जैसे ही ऊर्जा कम होती है तो वैसे ही फिर से खाना खाएंगे, फिर से ये क्रिया होगी। ठीक है, तो सेम स्टोरी पादपों में भी है। पादप भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं उसमें, और उस कार्बोहाइड्रेट का भी क्या होता है? ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीजन जुड़ती है। तो पादपों को भी ऑक्सीजन लेनी पड़ती है ताकि वो भी अपने लिए क्या बना सके? ऊर्जा बना सके। अब आपको होगी कि ये पादप में ऊर्जा क्या काम आती है? तो भाई पादपों के अंदर खूब सारी क्रियाएं होती रहती हैं। कौन सी क्रियाएं? वो अभी आगे बताने वाला हूँ मैं। उन क्रियाओं को होने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो वो ऊर्जा भोजन के ऑक्सीकरण से मिलती है। और ऑक्सीजन कब मिलेगी? जब हम क्या ग्रहण करेंगे? O2। CO2 कैसे निकलती है? ग्लूकोज के अपघटन से CO2 बनती है। तो सजीवों का दूसरा मुख्य लक्षण है श्वसन। श्वसन होना चाहिए, सांस लेना चाहिए। सांस लेना बंद तो सजीवता भी बंद, यानी कि वो सजीव किस में बदल जाएगा? निर्जीव में बदल जाएगा। अगला लक्षण है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता, संवेदना ग्रहण करना। जैसे ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो शरीर को गर्मी लगने लग जाती है। ठीक है, ज़्यादा सर्दी हो गई, सर्दी लगने लग गई। ठीक, तो ऐसे हमारा जो शरीर है वो संवेदनाओं को ग्रहण करता है। चलते चलते पैर में कांटा चुभ गया, ये भी संवेदनशीलता है। तुरंत हमारा शरीर जो है इस संवेदनशीलता को ग्रहण कर लेता है। किसी गर्म वस्तु को हाथ टच हो गया, संवेदना उत्पन्न होगी। ठंडी वस्तु को हाथ टच हो गया, संवेदना उत्पन्न होगी। ठीक है, इसके अलावा संवेदनशीलता जो है ऐसे मतलब इमोशनल भी इसी में आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि किसी बात से भी संवेदनशीलता उत्पन्न हो सकती है, किसी दृश्य से भी संवेदनशीलता उत्पन्न हो सकती है। जैसे ऐसा कोई एक्सीडेंट जैसा कोई सीन हम देख लेते हैं तो संवेदनशीलता, शरीर में अजीब सी एक फीलिंग होने लगती है, दुख का जो भाव है वो शरीर में आ जाता है। कोई अच्छी चीज़ें देखते हैं, कोई कॉमेडी शो देख रहे हैं तो संवेदना उत्पन्न होती है खुशी की, हम भी खुश होते हैं, हंसने लग जाते हैं। तो ये सब संवेदनशीलता है। भाई कॉमेडी सुन करके हमारे जो आसपास टेबल कुर्सियां हैं वो हंसती देखी हैं क्या आपने? कभी नहीं हंसती हैं। ठीक है, दीवारों को हंसते देखा नहीं, लेकिन अपने आसपास जो हम बैठे हैं, हमारी जो फैमिली की मेंबर बैठे हैं वो सब हंसते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब क्या हैं? सजीव। दीवारें सजीव नहीं हैं, टेबल कुर्सी सजीव नहीं है। तो संवेदनशीलता भी सजीवों का क्या है? लक्षण। अगले लक्षण की बात करें तो अगला लक्षण है वर्दी। सभी सजीव वर्दी करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो इसका तो सबसे अच्छा उदाहरण हम खुद ही हैं। छोटे से हुए थे और धीरे धीरे बड़े होते चले जा रहे हैं, तो ग्रोथ होती जा रही है। ठीक है, ग्रोथ प्लांट्स में भी होते हैं, छोटे से प्लांट होते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो वृद्धि सभी सजीवों में होती है, चाहे से वो पादप हों या जंतु हों। और ग्रोथ की बात करें तो यहाँ फिलहाल हम शारीरिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि भाई जो फिजिकली ग्रोथ है कि शरीर में वृद्धि होती है, सभी के वृद्धि हो रही है। ठीक है, चाहे से वो जंतु हों या पादप हों, सभी में वृद्धि पाई जाती है। तो ये सजीवता का ही लक्षण है। किसी निर्जीव को वृद्धि करते नहीं देखा होगा कि भाई 10 साल पहले देखा था तब भी ये इतना ही था, 10 साल बाद में देखा तो भी इतना ही है। जबकि किसी बच्चे को 10 साल बाद में देखोगे तो आप अचंभा करोगे और कहोगे अरे इतना बड़ा हो गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो वृद्धि कर रहा है। अगला गुण है, मुख्य गुण है ये जनन, रिप्रोडक्शन। सभी जीव अपने समान
अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? संतान उत्पन्न करते हैं। तो इसी गुण को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। संतान उत्पन्न क्यों करते हैं? अपने अस्तित्व, अपनी जाति को बनाए रखने के लिए, ताकि भविष्य में उनकी जाति, उनका वंश, उनका अस्तित्व बना रहे। तो सभी जीव, चाहे वो मनुष्य हो, कुत्ते, बिल्ली हो, पेड़ पौधे हों, छोटे मोटे जीव जैसे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, वो भी अपने समान जीवों का निर्माण करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? जनन कहा जाता है। अगला गुण है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब है एक्सक्रिएशन, कि भाई हम जो भोजन खाते हैं ना, तो इस दौरान शरीर में कई अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं, विषैले पदार्थ भी बनते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो इनको शरीर से बाहर निकालना, बाहर उत्सर्जित करना जरूरी होता है। ठीक है, तो इन्हें शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन। फिर से वही बात, आप पूछोगे कि पादपों में भी उत्सर्जन होता है क्या? तो होता है। आपने कई पादपों से गोंद निकलते हुए देखा होगा। गोंद तो जानते हो, ठीक है? तो वो एक तरह से पादपों का क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है, तो उनको वो बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट गुण है सभी सजीवों का पोषण। तो पोषण यानी कि खाना। खाना सभी को ज़रूरी है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो भाई काम करने के लिए, जीवित रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। और ऊर्जा किससे मिलती है? पोषण से। तो सभी जीव पोषण ग्रहण करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं। तो भाई पोषण के आधार पर हम जीवों को दो भागों में बांट सकते हैं। स्वपोषी जीव, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पादप, हरे पादप। और विषमपोषी या परपोषी बोल दीजिए। विषमपोषी या परपोषी जीव वे होते हैं जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, दूसरे जीवों पर क्या रहते हैं? निर्भर। तो वो विषमपोषी जीव हो गए। चाहिए सबको, पोषण सबको चाहिए, चाहे से कैसे भी प्राप्त हो। ठीक, तो पोषण हो गया। और भी काफ़ी सजीवता के लक्षण हैं जो हम आगे देख रहे हैं अभी। और तो अगला गुण है सजीवता का पाचन, कि जो भोजन किया है उसको पचाना जरूरी है। तो बिना पचाए तो उसका ऑक्सीकरण होगा नहीं, और ऑक्सीकरण नहीं होगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो सभी सजीवों में जो पोषण ग्रहण किया गया है उसका पाचन होता है। पाचन हेतु पाचन अंग पाए जाते हैं या पाचन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, अगला गुण है उपापचय। उपापचय का मतलब क्या होता है? उपापचय क्रिया है, दो शब्दों से मिलकर बनी है, उपचय और अपचय। उपचय अपचय। देखिए हमारे शरीर में क्या होता है, एक क्रिया तो होती है कि जिसमें पुराने पदार्थों को तोड़ा जाता है, और दूसरी क्रिया होती है जिसमें उनसे दोबारा से नए पदार्थों का क्या किया जाता है? निर्माण। जैसे कि भाई हम भोजन के दौरान मान लीजिए कि प्रोटीन ग्रहण करते हैं, जैसे दाल खाते हैं, तो दाल से हमें क्या मिलती है? प्रोटीन। तो प्रोटीन को हमारा शरीर पचाएगा और किस में बदलेगा? एमिनो अम्ल में। ये तो तोड़ने का काम हो गया। अब हमारा शरीर क्या करेगा कि ये जो एमिनो अम्ल हैं इनका इस्तेमाल करते हुए नए प्रोटीन बनाएगा जो हमारे शरीर को आवश्यक है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उन प्रोटीनों का निर्माण करेगा। तो यहाँ तो हो रहा है अपघटन यानी तोड़ना, और यहाँ हो रहा है संश्लेषण यानी कि बनाना। तो पुराने पदार्थ टूटते हैं, नए पदार्थ बनते हैं, इस क्रिया को कहते हैं उपापचय। ठीक है, और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, अपनी परिसीमा तय करना।
अपनी परिसीमा तय करना। जितने भी जीव जो है ना वो अपने अपनी एक परिसीमा के अंदर रहते हैं, अपने एक आवास का जो एरिया है वो डिसाइड करके रखता है, भाई इतना एरिया हमारा है, इस परिसीमा में हमें रहना है। जैसे मान लीजिए कि भाई हम भी हमारा घर बना के रहते हैं, ठीक है, उस घर में हम आराम से रहते हैं। हाँ, मान लीजिए पड़ोसियों के यहाँ जा सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि भाई जाके वहीं बस गए, उन्हीं के घर पे रहेंगे अब तो हम नहीं, वहाँ तो वो ज़्यादा दिन रखेंगे नहीं, बस जाओगे चाय पानी पिए बातचीत किए, चलो ठीक है साहब चले गए, या रात को एक दो दिन रोक भी सकते हैं। लेकिन लंबे समय तक अगर रहना है तो अपने आवास में ही रहना पड़ेगा। तो इसलिए प्रत्येक जीव, जैसे जंगल में जो जानवर होते हैं वो भी अपनी एक सीमा, एक बाउंड्री बना के रखते हैं, उसी के अंडर में वो रहते हैं और उस बाउंड्री की, उस सीमा की वो पहचान भी करके रखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रत्येक जीव एक निश्चित परिसीमा बना लेता है, उसी के अंदर वो रहता है। तो ये सारे लक्षण हमने देखे सजीव के, और ये लक्षण जिनमें भी होते हैं वो सब सजीव हैं, वो सब जीव हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने सजीव क्या होते हैं, जीव क्या होते हैं, उनमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, इसके बारे में हमने देखा। धन्यवाद।